हमारे पास एक कॉपी और एक पेपर है। ठीक है, कॉपी भी बोर्ड परीक्षार्थी द्वारा लिखी गई है। ये पेपर है, इसे आप 22 नहीं 23 मानिए। 23 में सेम पैटर्न ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, सेम पैटर्न, तो मैं 23 मान के चलता हूं इसको। 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। पहला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन हैं? तो ये अमरकांत इसके लेखक हैं। तो यहां पर आंसर आप लिख देंगे सेम ऐसे, उत्तर नंबर 1 लिख के अमरकांत लिख देंगे। फिर जो है अगला प्रश्न क्या है, पूरा सॉल्यूशन पेपर का है और कॉपी लिखना भी है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, भारत की एकता के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो ये आपका यहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल लिख दिया गया, 1 नंबर मिल गया वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कल्पलता है। ठीक है, कल्पलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो अब यहां पर आपने कल्पलता लिख देना है। फिर है अगला प्रश्न कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। यहां पर यह प्रश्न को नहीं होना चाहिए था, प्रश्न ही गड़बड़ा गया था। तो यहां पर धरती के फूल जो है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। तो यहां पर जो है गड़बड़ी हो गई थी इस प्रश्न में, तो गलत हो गया था। यहां पर लिखना चाहिए था धरती के फूल, ये मैंने सुधरवाया है, बोर्ड ने नहीं। फिर है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। यही पेपर, इससे तमाम प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसको आप थोड़े में हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा गया, इसलिए यहां पर 4 नंबर बच्चे को मिले थे। 8 नंबर इस कॉपी में लेस हुए हैं, 8 नंबर काटे गए हैं, कटे हैं क्योंकि गलत हुआ था, तमाम गलतियां भी हुई थी, इसलिए 8 नंबर जो है इसके काटे गए हैं। फिर आप देखिएगा आगे। हाँ, आगे ये है, अब पद्य भाग में, ये तो गद्य भाग के थे। अब ये जो है पद्य भाग के प्रश्न आएंगे आपके। दूसरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना वैदेही वनवास है। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब रसकलश दिया गया था, लेकिन ये गलत है। जबकि है क्या, वैदेही वनवास जो है वो हरिऔध द्वारा लिखा गया महाकाव्यात्मक है। तो महाकाव्य जो है वैदेही वनवास है, यशकलश, सदकिला फूल, रुक्मिणी परिणय, ये क्या है, ये महाकाव्य नहीं है। तो महाकाव्य पूछा गया था, तो महाकाव्य आप बताइएगा। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से मैत्री शरण गुप्त की रचना सिद्धराज यहां पर है। देखिए, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। ठीक है, और ये जो है पंत की है, उत्तरा जो है पंत की है। तो यहां पर जो है सही जवाब क्या है, सिद्धराज यहां पर है। ठीक है, सिद्धराज तो दिया गया, खा का सही जवाब। फिर अगला प्रश्न क्या है, अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंद्रधनुष रौंदे हुए ये भी अज्ञे की है। हरी घास पर क्षण भर ये भी अज्ञे की है। आंगन के पार द्वार, ये भी तीनों क्या हैं, ये अज्ञे की कृतियां हैं। ठीक है, तीनों अज्ञे की हैं, लेकिन उसमें पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार तो कितनी नावों में कितनी बार पर ही मिला था। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहां पर लिखा है कितनी नावों में कितनी बार, हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिनकर की रचना कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो दिनकर की रचना है। अंधायुग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, अंधायुग धर्मवीर भारती की है। और अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास तो निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, तो हिमालय फिर आगे पूछा, तो यहां पर क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा आपका सही हो गया, यहां पर परशुराम की प्रतीक्षा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आगे जो है ये महादेवी वर्मा की रचना देखिएगा, महादेवी वर्मा लिखा है। हिमालय, हिमालय किसकी काव्य कृति है? तो महादेवी वर्मा की है। ठीक है, पंत की एक चिदंबरा याद रखना, चिदंबरा जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निराला की अनामिका याद रखना, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, ये जो रचनाएं हैं ये निराला की हैं। ठीक है, प्रसाद की प्रेम पथिक याद रखना, कामायनी याद रखना, झरना याद रखना, आंसू याद रखना और लहर याद रखना। ठीक है,
तमाम ऐसी रचनाएं हैं जिनकी याद करने योग्य हैं। तो यहाँ पर महादेवी लिख दिया गया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्नोत्तर संख्या 3 आती है और 3 में यहाँ पर मैं इसका भी हल बता देता हूँ आपको, इसमें सही लिखा कि नहीं। इसमें भी कहा गया है प्रश्नों के उत्तर दीजिए 5 गुणे 2, अर्थात 5 प्रश्न 2-2 नंबर में आए हैं, एक ही गद्यांश के आपको उत्तर देने हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। तो यहां से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव चरण अग्रवाल जी कहते हैं कि बाह्य रूप की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में तमाम जातियां हैं, तमाम वर्ग हैं, तमाम समुदाय हैं। तो बाहरी रूप से संस्कृति के अनेक लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन हम अगर आंतरिक रूप से विचार करें या फिर उनके आंतरिक आनंद को देखें तो उनमें एक सूत्रता दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ये आपको यहां से इसी में देखो उत्तर मिल रहा है। ठीक है, कीवर्ड ढूंढो मानसिक भावों को, तो यहां पर मानसिक भावों को कीवर्ड आपको मिल गया, बस आप उत्तर इसी गद्यांश से छांट लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न देखो, कैसे तरीका समझो, तरीका। संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो संस्कृति का आनंद पक्ष, ये कीवर्ड आपको मिल गया, तो संस्कृति का आनंद पक्ष इसमें होगा, संस्कृति का आनंद पक्ष। अब पूरा यहां से पढ़ लो, जो व्यक्ति सहृदय है, तो पूछा क्या गया कि संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो जो व्यक्ति सहृदय है बस वही स्वीकार करता। आपको उत्तर आपका मिल गया। रेखांकित मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। मानसिक यानी मन से संबंधित, स्वास्थ्यकर यानी स्वास्थ्यवर्धक। तो ये शब्द तो खैर शब्दार्थ तैयार करने होते हैं। तो ऊपर गद्यांश के पाठ का नाम, शीर्षक का नाम, ये तो आप जानते हैं, राष्ट्र का स्वरूप हो जाता है और वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाते हैं। फिर रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। ये अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहां से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हो जाते हैं। अब यहां आप कॉपी में देखेंगे तो बिल्कुल सेम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर मिल गए हैं, यानी कुल मिला के 10 नंबर इसका इसमें काम हो गया। लेकिन ये जो गैपिंग छोड़ी गई है, ये गैपिंग इतनी नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग वही है, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बताया वही लिखा है कॉपी में। कॉपी कैसे लिखनी है बस वो मैं आपको बता रहा हूं। अब उत्तर नंबर 4 आता है। फिलहाल जो इस पेपर में आपका गद्यांश बचा है मैं वो भी हल करा देता हूं। अब यहां कहा गया है, तो ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया गद्यांश है, इसका भी हम हल करा देते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य यहां पर पूरा पेपर हल कराना है, इसलिए हम पूरा पेपर हल करा देंगे ताकि आपको कल को ये ना कहें कि सर मुझे मॉडल पेपर पुराना नहीं दिखाया। हालांकि मैंने कम से कम 6 सेट इसके हल कराए हैं, लेकिन यहां ये दूसरे तरीके से हल करा रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में तरीका पता चल जाए। तो रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। अब यहां पर अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या है? अन्य आश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित, ये अन्योन्याश्रित है। रमणीयता और नित्य नूतनता, रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता, ठीक है, सुंदरता, और नित्य नूतनता का मतलब होता है नित्य प्रति नवीनता। तो रमणीयता के अभाव में यानी सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं कि सुंदरता और नित्य नवीनता एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नित्य नूतनता जहां पर होगी वहां पर रमणीयता होगी और रमणीयता जहां पर होगी वहां पर नित्य नूतनता अवश्य मिलेगी। इसलिए रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक का मतलब होता है लेखक या विचारक या क्रिएटिव
मैन जो भी क्रिएटर होता है। मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। मौलिक मतलब होता है मूल रूप से, यानी उससे पहले किसी ने वो कार्य न किया हो। समझ गए? ठीक है, अब यहां पर देखो, आप एक बार गद्यांश आपको पढ़ना है, इसके बाद गद्यांश पढ़ने के बाद एक बार फिर आपको प्रश्न पढ़ने हैं, फिर एक बार गद्यांश पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएंगे। अब यहां नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, तो यहां पर देखो नित्य नूतनता, ये देखो कीवर्ड हमें मिल गया, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। आपका उत्तर यहां से मिल जाएगा। युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है, तो युग से चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन सीधी सी बात है, भाषा है। ठीक है, भाषा है, और यहां पर भी नीचे जो है भाषा लिखा हुआ है। जो भाषा है वो समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, सशक्त साधन है। ठीक है, अब यहां देखो युग चेतना की हो गया। अन्योन्याश्रित और परंपरागत, तो अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित। परंपरागत का मतलब होता है परंपरा से आया हुआ, परंपरा से आया हुआ या प्राचीन समय से आया हुआ। रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही दी, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम, शीर्षक का नाम पता ही चल गया कि कहते आते थे सभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहां पर पूछा गया है कि भैया इसकी जो है प्रश्नोत्तर आपको एक ही पद्यांश के देने होंगे। 5 प्रश्न 2-2 नंबर में मिलेंगे, 10 नंबर में। ठीक है, आपको केवल एक पद्यांश के उत्तर देना होगा उसके नीचे। ठीक है, अब इसके खैर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर है कि नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे, तो नरदेही अर्थात नरदेही का मतलब यह है कि मनुष्य, मनुष्य अभी तक क्या कहते आ रहे थे, तो मनुष्य अभी तक यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागन रानी कैकेयी हुई थी, ये कहानी चलती रहेगी। तब यहां आप देखिए, गात्र और परमार्थ शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गात्र का अर्थ होता है शरीर, परमार्थ का अर्थ होता है, परमार्थ देखो यहां पर लिखा भी है, कैसे लिखना आपको, परमार्थ का अर्थ होता है परोपकार अथवा भलाई। तो परमार्थ का अर्थ क्या होता है, परोपकार या फिर भलाई। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको उत्तर दे देने हैं। ठीक है, कॉपी में। फिर आप देखेंगे, आगे चलते हैं, कॉपी ओपन करते हैं और फिर यहां पर आगे देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रानी कैकेयी, अब कहें, अब इसके लिए तो व्याख्या तैयार करनी पड़ेगी। तो रानी कैकेयी कहती है कि अब हमारे विधाता अर्थात हमारा भाग्य हमारे विरुद्ध है। अब सभी यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, परंतु माता कुमाता निकल गई। तो यहां पर व्याख्या देखो कैसे हुई है कि पुत्र ही भले ही कुपुत्र सिद्ध हो गया हो, मतलब भले ही कुपुत्र सिद्ध हो किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। अच्छा, यहां पे व्याख्या करनी है। ठीक है, पुत्र माता के प्रति चाहे कितना ही अपराध क्यों न कर ले, किंतु माता भी उस पर क्रोध नहीं करती है और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। लेकिन अब क्या है, अब जो है विधाता विरुद्ध हो गया, अर्थात भाग्य के विरुद्ध होने से दुर्भाग्य के कारण पुत्र तो पुत्र ही रहा, परंतु माता कुमाता निकल गई। तो यहां पर स्पष्ट उत्तर नहीं है, स्पष्ट व्याख्या नहीं है, इसलिए यहां पर नंबर मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जल्दबाजी में नंबर मिल भी सकते हैं, जैसे यहां जल्दबाजी में मिल गए हैं। फिर यहां शीर्षक का नाम, तो शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप हो जाएगा, कैकेयी का अनुताप। और जो है लेखक आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हो जाएंगे। फिर आप अगला देखेंगे,
अगला दूसरा आया है, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, ना यह उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे का बीच का व्यवधान, तोड़ दे बजो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य से लिया गया, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। यहां पर इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है? इस सृष्टि में मनुष्य जो है वह सृष्टि का श्रृंगार स्वरूप है, वह ज्ञान का विज्ञान तथा प्रकाश का भंडार है। ठीक है, यह महत्व है। मानव जीवन का क्या श्रेय होना चाहिए? मानव जीवन का श्रेय असीमित मानवों से प्रेम और एक से एक नर से दूसरे के बीच का जो रुकावट है, बाधाएं हैं, वो समाप्त हो जानी चाहिए। यही मानव जीवन का श्रेय है। आगार और व्यवधान शब्दों के अर्थ, तो आगार का अर्थ होता है घर या भंडार, ठीक है। व्यवधान का अर्थ होता है रुकावट, रुकावट या बाधा, ठीक है, रुकावट या बाधा होता है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त कविता का शीर्षक नाम लिख ही दिया कि अब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि यह मनुष्य जो सृष्टि के श्रृंगार का घर है, ये जो सृष्टि का संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार है, मानो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है संपूर्ण सृष्टि में, जो ज्ञान का विज्ञान का और प्रकाश का भंडार स्वरूप है, जिसको व्योम अर्थात आकाश से पाताल तक सब कुछ ज्ञात है, परंतु ये मनुष्य का परिचय नहीं है, ये मनुष्यता का परिचय नहीं है, और ये ना तो मनुष्य का परिचय है और ना ही यह मनुष्य का श्रेय है। मनुष्य का श्रेय तभी होगा, मनुष्य का श्रेय क्या होगा? मनुष्य का श्रेय तभी है जब उसकी बुद्धि पर उसके चैतन्य हृदय की जीत हो जाए और वो असीमित मानवों से प्रेम करने लगे, तभी मनुष्य का श्रेय होगा। मनुष्य का श्रेय तभी होगा जब एक नर से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की बाधाएं, व्यवधान, रुकावटें, दीवारें समाप्त हो जाएं, और ये सारी दीवारें, जाति धर्म की दीवारें, तमाम व्यवधानों की दीवारें जो तोड़ दे, वही मनुष्य है, वही ज्ञानी है और वही विद्वान कहलाए। बात समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। हम आपको आपके परीक्षा के दिन तक कहां हम छोड़ने वाले हैं। फिर आपको साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में देना होगा। सामान्य हिंदी वालों आप समझिए, साहित्यिक हिंदी वालों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कॉपी कैसे लिखें, और ये कॉपी आपको लिखनी है, आपको भी बता रहे हैं, ठीक है, कैसे लिखनी। कॉपी लिखना बता भी चुके हैं ऑलरेडी, और आज हम ये डिटेल्ड थोड़ा सा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और कॉपी भी साथ में लाए हुए हैं। तो आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय 5 नंबर में लिखना होगा। 3 नंबर में क्या होगा? 3 नंबर में पूरा साहित्यिक परिचय, 2 नंबर में कृतियां आपकी आती हैं। रचनाएं नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार एक कवि का भी साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में देना होगा। जैसे हरिऔध हैं, पंत हैं, दिनकर हैं, इसमें रेड्डी हैं, हजारी प्रसाद, वासुदेव शरण। तो हमने कहा वासुदेव शरण और हजारी प्रसाद का याद कर लो, अवश्य आएगा। अब यहां पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है? साहित्यिक परिचय ये ऐसे आप लिख सकते हैं, बाकी फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, जैसा कि बोर्ड ने कहा ऐसे फ्लो चार्ट यहां पर बना सकते हैं। यहां पर जन्म, यहां पर जन्म मृत्यु यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, स्थान माता पिता के साथ साथ भाषा शैली, और साहित्य में स्थान नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पर अंत में उनका लिख देना है भाषा शैली, और जो भी सम्मान प्राप्त किए हैं, या फिर कार्य भी, यहाँ पर उत्तम कार्य भी लिख सकते हैं कि कार्य उन्होंने क्या किया है, कार्य भी लिख सकते हैं। बाकी इतना भी 5-6 हेडिंग डाल के, तो ऐसे आप 80 शब्दों में लिख देंगे, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है कवि का लिख देंगे, और फिर जो है उत्तर नंबर 6 आता है। यहाँ पर जैसे बहादुर और उसके कहानी का सारांश आपको लिखना होता है, सारांश, ठीक है। तो सारांश कैसे लिखना है वो हम समझा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आपको ध्रुव यात्रा या बहादुर
कहानी का सारांश लिखिए। अब इसमें यही दो अगर याद कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, आपको यही आ जाएंगे, है ना, आते रहते हैं ये, बार बार आते हैं। या फिर पंचलाइट या बहादुर, तो दो कहानियां आप तैयार कर लेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 80 शब्दों में कैसे लिखना है तो देखो यहां पर बता दिया गया है, ठीक है। उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, यहां पर उद्देश्य बताया गया है, तो यहां पर उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, तो यहां केवल उद्देश्य लिखा गया है, ठीक है। यहां केवल क्या लिखा गया है, उद्देश्य लिखा गया है, उद्देश्य छोटा सा लिखा गया है, 80 शब्दों में नहीं है। यहां पर नंबर अगर इतना छोटा लिखते हैं तो नहीं। अब यहां आपको चाहिए था ये लिख देना, यहां जिस बच्चे ने लिखा उसको क्या चाहिए था, यहां पर थोड़ा सा डिटेल कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। बहादुर कहानी में एक छोटे से नेपाली लड़के की कहानी है जो लेखक के यहाँ नौकरी करता। थोड़ा सा 4-5 लाइनों में डिटेल आप लिख सकते हैं, उद्देश्य भी लिखना है तो, और उद्देश्य समझ लो अच्छा है, उद्देश्य आता रहता है। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है, उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग गया था और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली थी, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे इन्होंने लिख दिया है शॉर्टकट में, तो मज़ा नहीं आ रहा है, छोटा सा है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, इतने नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है, तो ये खैर 80 शब्दों में है, फ्लो चार्ट बना दो तो और अच्छा है, ठीक है। कृतियाँ भी यहाँ पर अच्छे से लिख दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांधी जी का भारत आगमन, ये क्या है, ये यहाँ पर अब खंड काव्य आएगा। खंड काव्य में जैसे आलोक व्रत जहाँ पर चलता है तो चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखनी है। अब चतुर्थ सर्ग है क्या, चतुर्थ सर्ग है गांधी जी का भारत आगमन, ठीक है, तो उसको लिखना है 80 शब्दों में। लगभग 80 शब्द हो गए, कोई बहुत ज़्यादा 80 शब्द नहीं होते, गिन लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 शब्द एक लाइन में है तो यहाँ पर 10 लाइनें भी हैं तो 100 शब्द हो गए, तो 80 शब्द इतने ही होते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आता है खंड खा। खंड खा में आपका आता है संस्कृत का 2 गद्यांश और 2 पद्यांश, एक गद्यांश का और एक पद्यांश का उत्तर देना आपको होता है। अब यहां पर हम आपको समझाते हैं, कॉपी में बाद में दिखाएंगे, पहले हम पढ़ा देते हैं आपको। यथैव, यथा एव वृद्धि संधि है, जैसा, यथा एव जैसा, उपकरणवताम माने होता है धनी साधन संपन्न, लोगों का जीवनम जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने होगा। ये आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है, ठीक है। संस्कृत दिग्दर्शिका के संदर्भ लिखेंगे, 2 नंबर पाएंगे, अनुवाद करेंगे 5 पा के 7 पूरे पा जाएंगे। तो जैसा उपकरण वताम अर्थात जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृत तत्व से, अमृत तत्व की तु तो नाशास्ति आशा नहीं है, वित्तेन धन से इति, अमृतत्व की आशा धन से नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, ये न माने जिससे, अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृताम माने अमर, श्याम माने होंगी, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूंगी। जिससे मैं, वह मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी, मैं उसका क्या करूंगी। यदेव भगवन, जो कुछ ही भगवन, हे भगवान आप जो कुछ भी, केवल अमृत सतत्व साधनम, केवलम अमृत तत्व साधनम, केवल अमृत तत्व साधन को जानाति जानते हो, तदेव वही, मैं माने मुझसे, ब्रूहि माने कहो, जो कुछ भी आप अमृत तत्व साधन के बारे में जानते समझते हो वही मुझसे कहो। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः सती त्वम, तुम हमारी सती हो, प्रियम भाषसे, प्रिय बोल रही हो, एहि आवो उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूंगा, ते तुमसे, अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व साधन की। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नवा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने हे अरे। मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी ही कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। बात समझ में आई? चलो,
फिर आपको दूसरा गद्यांश मिला, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। अतीते माने विगत, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जनाः माने लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम संपूर्ण, आप सभी प्रकार से परिपूर्ण, सर्वाकार या सभी सब प्रकार से आकार में परिपूर्ण पुरुष को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। चतुष्पदा अपि चौपायों ने भी सन्निपत्य इकट्ठा होकर एकम एक, सिंहम सिंह को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। ततः इसके पश्चात शकुनिगणा शकुनिगणों ने, पक्षी गणों ने, हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, कस्मिन पाषाणे एक पत्थर पर, सन्निपत्य इकट्ठा होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते इकट्ठा होकर के कहा, क्या कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च और चौपायों में भी, अस्माकं पुनरंतरे हमारे मध्य में, राजा नास्ति राजा नहीं है, अराजको वासो नाम न वर्तते बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, एको राजस्थाने स्थापितव्यः एक को राजस्थान पर स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। अथ माने इसके पश्चात, ते माने उन सब ने, परस्परम अवलोकयन्तः आपस में देखते हुए, आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते मुझे ये अच्छा लगता है, इति अवोचन ऐसा बोला। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका जातक कथा से है। कहाँ से है, जातक कथा से, और उसमें भी उलूक जातकम से, किससे, उलूक जातकम से लिया गया है। ठीक है, अब दो श्लोकों में से एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय अर्थात विवाद के लिए, किसकी, खलस्य, किसकी, खलस्य अर्थात दुष्ट की, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, और साधो विपरीतम एतत् साधु अर्थात साधु की इससे विपरीत, विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति चरक्षणाय रक्षा करने के लिए होती। समझ में आया कि विद्या, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, तो साधु की विद्या उससे विपरीत काहे के लिए, ज्ञान के लिए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन अहंकार करने के लिए, दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। उसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती। हो गया, ये कहां से लिया गया है, सुभाषित रतनानि। ठीक है, सुभाषित रतनानि से लिया गया। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणः, महामनः मालवीया से लिया गया है। ठीक है, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो शरीर। येषाम माने जिनके, कीर्ति तनोह माने कीर्ति रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं पर भी। ठीक है, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं पर भी, जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु का भय, नास्ति माने नहीं होता है, जो महापुरुष जन सेवा परायण हैं उनकी जय हो। जयंती मतलब जय हो। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना, पिया चाहे सोई सुहागिन अर्थात जिसको प्रिय चाहता है वही सौभाग्यशाली होता। सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक जैसे रहना। अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद, अंतर्धन आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अंतर्धन आत्मा हो जाएगा, क्योंकि कारण यह है कि आपके सिलेबस में विसर्ग संधि नहीं है, और ये अगर हम कह दें अंतः आत्मा तो माना जाएगा, लेकिन आपके उसमें अंतर आत्मा ही होगा, क्योंकि विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, विसर्ग संधि होती तो अंतः आत्मा कह दिया जाता, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है तो हम दीर्घ संधि ही यहां पर लगाएंगे। ठीक है, बाकी अंतः आत्मा और अंतरात्मा दोनों सही होते हैं। अंतरात्मा का अर्थ होता है दोनों आत्माएं अलग अलग, अंतः आत्मा का अर्थ होता है आत्मा के अंदर की बात। ठीक है, फिर नरेंद्र का नरधन इंद्र हो जाएगा, पवित्रम का पोधन इत्रम हो जाएगा, पवित्रम हो जाएगा। ठीक है,
ये सही है। और फिर आत्मना, ठीक, आत्मना देखो, आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने, आत्मा आत्मानम आत्मना तृतीया का एक वचन है, बिल्कुल सही है। नामन सप्तमी का एक वचन है, बिल्कुल सही है। और अभय और उभय, अभय मतलब होता है निडर, उभय माने दोनों, तो निडर और दोनों। अंश और अंशु, अंश माने भाग, अंशु माने किरण होता है। ठीक है, अब यहां पर काल के दो अर्थ लिखना है। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है मृत्यु। चपला के दो अर्थ होता है, चपला का अर्थ होता है चंचला, ठीक है, और चपला का अर्थ होता है विद्युत। ठीक, नाग के दो अर्थ होते हैं, नाग का मतलब सांप भी लोग लगाते हैं, नाग का अर्थ हाथी भी होता है। जिसकी गणना न की जा सके, अगणनीय, ठीक है, ठीक है, अगणनीय, जिसकी गणना न की जा सके। जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि क्या होती है? दावाग्नि होती है, ठीक है, दावाग्नि होती, जठराग्नि होती है, पेट की अग्नि, ठीक है, और बड़वाग्नि होती है समुद्र की अग्नि। ठीक, वनानली मतलब होता है ये जंगल की आग, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं, जंगल की अग्नि को वनानली भी कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है, सही शब्द होगा दावाग्नि। फिर यहां देखिएगा, दो वाक्यों को शुद्ध करना होगा। यह किताब 5 रुपए की है। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर आपको दो वाक्य केवल शुद्ध करने हैं। ठीक है, यह किताब 5 रुपए की है, नहीं, यहां पर ये लिखेंगे यह पुस्तक, यह किताब 5 रुपए मूल्य की है। ठीक है, या इस किताब का मूल्य 5 रुपए है। तुलसीदास ईश्वर के पक्के नहीं होता है, सच्चे होता है, सच्चे भक्त थे। इलाहाबाद जाने के अनेकों नहीं, अनेक लिखा जाएगा। आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, नहीं, पधार कर, ठीक है, हमें अनुग्रहित करें, नहीं, आप स्वयं पधार कर हमें अनुग्रहित करें, पधार कर हमें अनुग्रहित करें, या हमें अनुग्रहित करें। ठीक है, पधार कर हमें अनुग्रहित करें, तो आप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, या आप हमें अनुग्रहित करें, तो अनुग्रहित यहां गलत है। ठीक है, यहां बाकी सही है, अनुग्रहित यहां पर गलत है। ठीक है, अनुग्रहित ऐसे लिखेंगे आप, अनुग्रहित, ठीक है, ये होगा शायद। ठीक है, वीर और हास्य रस, रस छंद और अलंकार हमने करा दिए हैं। अब आपको हम दिखा देते हैं लिखना कैसे है, आपको रस छंद अलंकार आपको, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। रस छंद अलंकार लिखते समय जैसे यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम बता देते हैं आपको। रस आपको लिखते समय, ठीक है, यहाँ पर देखो रस जो लिखा गया है, हालांकि लिखा सही गया है, लेकिन यहाँ उदाहरण भी सही है, लेकिन थोड़ा अगर यहाँ पर स्पष्टीकरण देते तो दिक्कत नहीं होती। बाकी ठीक है, आपका साहित्य सामान्य हिंदी है, स्पष्टीकरण ना दें तो भी चल जाएगा, लेकिन स्पष्टीकरण देंगे तो एक पूर्ण उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, तरन तनुजा तट तमाल तरु और बहुछाया, यहां पर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना था कि यहां पर उपर्युक्त पंक्तियों में तवर्ग की ता की आवृत्ति हो रही है, बस ऐसे लिख देते तो हो जाता। बाकी यहाँ चौपाई में हमेशा लक्षण छंदों का लिखते समय आपको क्या करना है, छंदों का लक्षण लिखें तो यहाँ पर आपको मात्राएं निकालनी, जैसे निरखी में 3, सिद्ध में 2, साधक में 4, सिद्ध में 3, साधक में 4, अनुरागे, तो 4 2 6, 4 10, 3 13, 3 16 मात्राएं यहाँ पर हो गई हैं। तो इसी प्रकार आपको मात्राएं निकाल लेनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा पत्र लिखते समय एक अच्छे से फॉर्मेट का प्रयोग करें, जैसा कि हमने पत्र लिखने में बताया है। तो पत्र हमेशा ऐसा नियुक्ति आवेदन पत्र हमेशा लिखें, लेकिन यहाँ पर दिनांक वगैरह डालने की कोशिश भी करें। ठीक है, दिनांक सही डालें। बाकी आपका ये पर्यावरण प्रदूषण है, आतंकवाद निवारण निबंध है, तो निबंध आपको क्या करना है, निबंध आपको कम से कम 3 से 4 पेजों में लिखना है अगर समय बचता है, नहीं तो 3 पेज से कम नहीं लिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दीजिए जितना हो सके, आराम से शेयर कर दीजिए इस कॉपी को और इस पेपर को कैसे हल करना है, ताकि तमाम बच्चों को समझ में आए। यहाँ पर 3 पेज में लिखा है, 1 2 और तीसरा पेज स्टार्ट किया है, ये कम है।
ठीक है, कम से कम हम कह रहे हैं आपसे 3 से 4 पेजों के बीच में लिखो, या 3 से कम ना हो, 4 से ज़्यादा ना हो, बस, ठीक है, इतना। और अंत में आपको रोल नंबर जरूर डालना है, अंकों में शब्दों में दोनों में यहाँ पर डालना है, और हर पन्ने पे रोल नंबर डालना है, हर पन्ने पे कॉपी के रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आपको कॉपी कैसे लिखते हैं ये सब मिल जाएगा। ऐसे रोल नंबर आपको डालना हमने भरना भी बता दिया ऑलरेडी।